कभी आपको ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? हर छोटी बात दिल को चुभ जाती है, हर किसी की बात बुरी लग जाती है और आप सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज की ये किताब आपकी इसी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपका स्टोरीज ऑफ जिंदगी में दिल से स्वागत है दोस्तों। ये चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, ये उन कहानियों के लिए है जो आपकी सोच बदल दें, आपकी आंखें खोल दें और जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की बातें लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी नीचे जाकर स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई सोच बस आपके लिए। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम है द 4 अग्रीमेंट्स और इसके लेखक हैं डॉन मिगुएल रुइज। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल गाइड बुक है, एक फिलॉसफी है, एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाएगा कि आपने अनजाने में अपनी जिंदगी को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है और 4 छोटे छोटे समझौते, 4 सिंपल अग्रीमेंट्स कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए बिना एक पल गवाए शुरू करते हैं ये सफर। आज का चैप्टर 1, द फॉग ऑफ डोमेस्टिकेशन, कैसे हमने खुद को खो दिया। दोस्तों, एक बात बताइए, आप जैसे हैं क्या आप सच में वैसे ही पैदा हुए थे? मतलब क्या एक छोटा बच्चा पैदा होते ही ये सोचता है कि मुझे परफेक्ट बनना है, लोगों को खुश करना है, गलती नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कंप्लीट फ्रीडम की अवस्था में होता है। वो न किसी चीज से डरता है, न किसी चीज को जज करता है। वो बस जो मन में आता है करता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, मिट्टी में लौटता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। वो ऑथेंटिक है, असली है। लेकिन फिर क्या होता है? वही बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बन जाता है जो लगातार खुद को क्वेश्चन कर रहा है, खुद को गिल्टी फील कर रहा है और अपनी ही जिंदगी से अनसैटिस्फाइड है। ये गैप कहां से आता है? डॉन मिगेल रुइज कहते हैं कि इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, द डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस, इंसानों को पालतू बनाने की प्रक्रिया। अब आप सोचेंगे कि पालतू तो जानवरों को बनाया जाता है, इंसानों को कौन पालतू बनाता है? लेकिन जरा रुकिए, जिस तरह हमें कुत्ते को ट्रेन करते हैं, अच्छा काम करो तो बिस्किट देंगे, बुरा काम करो तो डांट पड़ेगी, ठीक उसी तरह हम इंसानों को भी बचपन से ट्रेन किया जाता है। हम इसे परवरिश का नाम देते हैं, संस्कार का नाम देते हैं, और इसमें बुराई भी नहीं है। माँ बाप अपनी तरफ से सबसे अच्छा ही तो कर रहे हैं। लेकिन असल में जो सिस्टम चल रहा है उसे रुइज डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जरा अपने बचपन में जाइए। जब आप 3-4 साल के थे तो आपको क्या सिखाया गया? शाबाश, अच्छा बच्चा जब आपने खाना खत्म किया। बैड बॉय, शर्म करो जब आपने कुछ गिरा दिया या जोर से हंस दिए किसी सीरियस मौके पर। स्लोली आप ये सीखने लगे कि अटेंशन और प्यार पाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना होगा, आपको अच्छा बनना होगा। और अच्छा का मतलब क्या है? वही जो समाज, परिवार, टीचर्स, बड़े बूढ़े सब आपको बता रहे हैं। यही डोमेस्टिकेशन है। और यहां एक बहुत पेनफुल बात होती है। रुइज कहते हैं कि इस डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस में हमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है और एक बहुत बड़ा पनिशमेंट। रिवॉर्ड क्या है? प्यार, एक्सेप्टेंस, अटेंशन, वही चीजें जिनके लिए हर इंसान तरसता है। और पनिशमेंट क्या है? रिजेक्शन, डांट, इग्नोर किया जाना, वो चीजें जिनसे हर इंसान सबसे ज्यादा डरता है। अब एक छोटे बच्चे की साइकोलॉजी समझिए। वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है। उसके लिए उनका प्यार ना मिलना ये एक सर्वाइवल थ्रेट जैसा है। तो वो बच्चा जल्दी ही सीख जाता है कि मुझे वही करना है जो माँ बाप को अच्छा लगे, मुझे वो बनना है जो वो चाहते हैं। और धीरे धीरे उस बच्चे का असली सेल्फ, उसकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी एक मुखौटे के पीछे छुपने लगती है। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? डिसिप्लिन तो जरूरी है। बिल्कुल, डिसिप्लिन जरूरी है। लेकिन रुइज जिस चीज की बात कर रहे हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, वो है फियर बेस्ड कंडीशनिंग, डर के आधार पर ढालना। और इस पूरी प्रक्रिया में हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं जिसे रुइज कहते हैं द बुक ऑफ लॉ। हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी किताब जिसमें हजारों नियम लिखे हैं। ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और इन नियमों का जज कौन है? द इनर जज। हमारे अंदर बैठा एक ऐसा जज जो हर समय हमें ही कन्विक्ट कर रहा है, हमें ही सजा सुना रहा है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई छोटी सी गलती करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आवाज आती है? देखा, तुझसे कुछ नहीं होता, तू हमेशा ऐसा ही करता है, तू बेवकूफ है। ये कौन बोल रहा है?
ये आपका इनर जज है, और ये जज आप नहीं है, ये वही डोमेस्टिकेशन है जो बचपन में आपके अंदर डाउनलोड कर दी गई थी। और फिर एक और चीज बनती है, द विक्टिम। इनर जज जब हमें गिल्टी करार देता है तो हमारे अंदर एक विक्टिम बन जाता है जो सजा भुगतता है। हाँ, मैं बुरा हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। और ये विक्टिम, ये पीड़ित हमारे अंदर शेम, गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड पैदा करता है। ये एक विशियस साइकिल है। जज दोष लगाता है, विक्टिम सजा भुगतता है, और फिर जज और जोर से चिल्लाता है। और ये सब चल रहा है हमारे ही दिमाग के अंदर 24 घंटे बिना रुके। अब सबसे डरावनी बात क्या है? रुइज कहते हैं कि एक वक्त के बाद हमें पालतू बनाने वाले माँ बाप या टीचर्स की जरूरत नहीं रहती। अब हम खुद ही अपने पालतू बनाने वाले बन जाते हैं। हम खुद को ही पनिश करते हैं, खुद को ही गिल्टी मानते हैं, और खुद को ही एक झूठी परफेक्ट इमेज में डालने की कोशिश करते रहते हैं जो कभी थी ही नहीं। इसी को रुइज कहते हैं वी डोमेस्टिकेट आवरसेल्व्स। जरा सोचिए, आपने कितनी बार अपने आप से कहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग क्या सोचेंगे, या मैं ऐसा फील कैसे कर सकता हूं, ये तो गलत है। ये डोमेस्टिकेशन का ही असर है। हम अपनी हर फीलिंग, हर थॉट, हर एक्शन को इसी बुक ऑफ लॉ से मैच करके देखते हैं, और जब कुछ मैच नहीं करता तब शुरू होता है सेल्फ पनिशमेंट का सिलसिला। लेकिन दोस्तों, ये सब डार्कनेस और होपलेसनेस की बात नहीं है। रुइज ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि हम एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ सकें। ये सब एक ड्रीम है। ये डोमेस्टिकेशन, ये बुक ऑफ लॉ, ये इनर जज, ये विक्टिम, ये सब एक कलेक्टिवली क्रिएटेड ड्रीम है, एक इल्यूजन है, एक ऐसा कोहरा जिसमें हम खो गए हैं। और किसी भी कोहरे से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है ये समझना कि मैं कोहरे में हूं। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाता है कि अरे, जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, जो दुनिया के बारे में सोचता हूं, वो सच नहीं है, वो बचपन में पड़ी हुई कंडीशनिंग है, उसी दिन से आजादी का रास्ता शुरू होता है। और इसी आजादी की तरफ ले जाने के लिए रुइज हमें 4 अग्रीमेंट्स देते हैं। 4 सिंपल लेकिन बेहद गहरे समझौते। अग्रीमेंट्स मतलब अपने आप से एक वादा। ये कोई बाहरी नियम नहीं है जो आप पर थोपा जा रहा है। ये एक चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अब से मैं अपनी जिंदगी इन 4 प्रिंसिपल्स के साथ जीऊंगा। पहला अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, अपने शब्दों के साथ समझौता। दूसरा अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी भी बात को पर्सनली मत लो। तीसरा अग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस, अटकलें मत लगाओ। और चौथा अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट दो। ऊपर से देखने पर ये चारों अग्रीमेंट्स बहुत सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन इनकी असली गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये चारों हमारी पूरी कंडीशनिंग, हमारे पूरे डोमेस्टिकेशन को जड़ से उखाड़ने का काम करते हैं। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक नई वे ऑफ लाइफ है, एक नया तरीका है खुद को और दुनिया को देखने का। दोस्तों, आज के इस पहले चैप्टर में हमने समझा कि कैसे हम अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं। द फॉग ऑफ डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाए जाने का कोहरा, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जेल की चाबी भी हमारे ही पास है। और अगले चैप्टर्स में हम एक एक करके उन 4 चाबियों के बारे में जानेंगे, वो 4 अग्रीमेंट्स जो हमें इस कोहरे से बाहर निकालकर असली आज़ादी की तरफ ले जाएंगी। तो दोस्तों, अगला चैप्टर बहुत पावरफुल होने वाला है। हम बात करेंगे पहले अग्रीमेंट की, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। क्या होती है शब्दों की ताकत, कैसे हमारे शब्द जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे हम अपने ही शब्दों के जहर से खुद को बचा सकते हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 2, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, शब्दों की ताकत को पहचानो। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि कैसे हम बचपन से एक डोमेस्टिकेशन के कोहरे में जी रहे हैं। हमने समझा कि हमारे अंदर एक इनर जज बैठा है जो हर वक्त हमें गिल्टी फील करवाता है, और एक विक्टिम है जो लगातार सजा भुगतता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला फ्यूल क्या है? इसका जवाब रुइज ने पहले अग्रीमेंट में दिया है, और वो फ्यूल है हमारे शब्द, हमारी वाणी, हमारा वर्ड। अब आप सोचेंगे, शब्द, वो तो बस हवा में गायब हो जाने वाली आवाज है, उसमें इतनी ताकत कहां? लेकिन दोस्तों, जरा रुक कर सोचिए, क्या आपको कोई ऐसी बात याद है जो किसी ने आपको बचपन में कही थी और आज भी चुपती है? तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू मोटा है, सब तुझ पर हंसेंगे, तू पढ़ाई में कमजोर है, तुझसे कुछ नहीं होगा।
कितने साल बीत गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन वो शब्द आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदा है ना? और दूसरी तरफ किसी ने आपसे कहा होगा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। उस एक लाइन ने आपको कितनी हिम्मत दी होगी। यही है शब्दों की ताकत। रुइस कहते हैं कि शब्द सिर्फ साउंड्स नहीं है, शब्द मैजिक है, शब्द जादू है। और ये मैजिक दो तरफा काम करता है। ये क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी, ये हील भी कर सकता है और पॉइजन भी। सबसे खूबसूरत इंसान के शब्द उसे राक्षस बना सकते हैं और सबसे साधारण इंसान के शब्द उसे फरिश्ता। अब आप पूछेंगे, अगर शब्दों में इतनी ताकत है तो मैंने कभी इस पर गौर क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, ये ताकत इनविजिबल है। जैसे आपको हवा दिखती नहीं, लेकिन तूफान आने पर आपको पता चलता है कि हवा क्या चीज है। ठीक वैसे ही हम रोज हजारों शब्द बोलते और सुनते हैं बिना ये सोचे कि इनका असर क्या हो रहा है। लेकिन जब इन शब्दों का तूफान हमारी जिंदगी में आता है, डिप्रेशन, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस, बर्बाद रिश्ते, तब हमें पता चलता है कि शब्दों ने क्या किया। रुइस समझाते हैं कि इम्पेकेबल विद योर वर्ड का असली मतलब क्या है। इम्पेकेबल, ये शब्द लैटिन के इम्पेकैटिस से आया है, जिसका मतलब होता है विदाउट सिन, बिना पाप के। और सिन से रुइस का मतलब कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए सिन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने खिलाफ करते हैं। जो भी चीज आपको गिल्ट, शेम, सेल्फ हेट्रेड या पछतावे की तरफ ले जाती है, वही सिन है। और अगर आप अपने शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहला सिन अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। तो इम्पेकेबल विद योर वर्ड का सीधा सीधा मतलब है, अपने शब्दों को कभी भी अपने खिलाफ इस्तेमाल मत करो, और ना ही किसी और के खिलाफ। अपने शब्दों को हमेशा लव और ट्रूथ की दिशा में बोलो। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने शब्दों का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल ठीक अपने ही खिलाफ करते हैं। वो आवाज जो आपके दिमाग में चलती है, मैं बेवकूफ हूं, मैं मोटा हूं, मैं फेल हूं, मुझे कुछ नहीं आता, सब मुझसे बेहतर है, ये सब आपके अपने ही शब्द है जो आप खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और रुइस कहते हैं यही सबसे बड़ा सिन है, सबसे बड़ा जहर है। अब एक और लेयर है, गॉसिप यानी चुगली। रुइस इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू। सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना, लेकिन सोचिए गॉसिप क्या है। ये एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना है जो वहां मौजूद नहीं है और उसकी इमेज को खराब करना है। रुइस कहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप लोगों के एक ग्रुप में बैठे हैं और कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बुराई करने लगता है। वो आपको एक टॉक्सिक थॉट दे रहा है, अपने शब्दों के जरिए जहर फैला रहा है। और अगर आप उस जहर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अग्री कर लेते हैं, तो अब वो जहर आपके अंदर भी आ गया और अब आप भी उसे आगे फैलाएंगे। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस की तरह फैलता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन सा है? रुइस कहते हैं गॉसिप। और सबसे दुखद बात यह है कि इस वायरस का सबसे ज्यादा नुकसान गॉसिप करने वाले का ही होता है। क्यों? जरा अपने इनर जज को याद कीजिए। जब आप किसी और के बारे में बुरा बोलते हैं तो आपका इनर जज नोट कर लेता है, देखो ये दूसरों को जज कर रहा है, तो इसे भी तो जज किया जा सकता है। आप जो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, धीरे धीरे वही स्टैंडर्ड्स आप अपने लिए भी लागू करने लगते हैं। गॉसिप के जरिए आप दूसरों को जहर दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला घूंट आप खुद पीते हैं। इसीलिए रुइस कहते हैं, इम्पेकेबल बनना है तो गॉसिप को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दो, न सुनो न फैलाओ। जब भी कोई आपके सामने गॉसिप करे, या तो चुप रहो, या टॉपिक बदल दो, या पोलाइटली कह दो कि दोस्त मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन यहां एक और बहुत सटल पॉइजन है, और वो है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी खुद का मजाक उड़ाना। अरे मुझसे क्या होगा, मैं तो बेवकूफ हूं, मेरा तो दिमाग खराब है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। हम सोचते हैं कि ये तो बस मजाक है, ह्यूमिलिटी है। लेकिन रुइस कहते हैं ये भी एक अग्रीमेंट है जो आप अपने आप से कर रहे हैं। हर बार जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप इसी बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत भोला है, जो हर बात को लिटरली ले लेता है, वो मानने लगता है कि अच्छा तो मैं बेवकूफ हूं, और फिर आपकी पूरी पर्सनालिटी वैसी ही बनने लगती है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। जो आप अपने बारे में नहीं चाहते उसे अपनी जुबान पर मत लाइए, मजाक में भी नहीं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि क्या नहीं करना है। खुद के खिलाफ मत बोलो, गॉसिप मत करो, सेल्फ डेप्रिकेशन मत करो। लेकिन बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड का एक और ब्यूटीफुल पहलू है, अपने शब्दों को प्यार और ट्रूथ के लिए इस्तेमाल करना। ये सिर्फ नकारात्मक से बचने की बात नहीं है, ये सकारात्मक क्रिएट करने की बात है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं, तो आप शब्दों का सबसे पावरफुल पॉजिटिव मैजिक यूज कर रही हैं।
जब आप किसी को एनकरेज करते हैं, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तो आप उस इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा भर रही हैं। और सबसे जरूरी, जब आप अकेले होते हैं अपने साथ और आप खुद से कहते हैं, मैं केपेबल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, उस वक्त आप जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं दोस्तों, अगले 24 घंटे ट्राई कीजिए। जो भी बोलने से पहले 1 सेकंड रुकिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, क्या ये जरूरी है? और तीसरा, क्या ये प्यार से भरा है? अगर इन तीनों में से एक भी ना है तो उसे मत बोलिए। आप देखेंगे कि आपके कितने शब्द इस फिल्टर में नहीं टिकते। और जब आप ऐसे शब्द कम करने लगेंगे तो एक अजीब शांति महसूस होगी, जैसे आपने एक बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। क्योंकि हर झूठ, हर गॉसिप, हर सेल्फ हेट्रेड की बात, ये सब एक बोझ ही तो है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल चुके हैं, बहुत गॉसिप कर चुके हैं, तो रुइस कहते हैं, कोई बात नहीं। इस अग्रीमेंट की खूबसूरती यही है कि आप आज से, इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं। पिछले शब्दों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगले शब्द आपके हाथ में हैं। और जैसे जैसे आप अपने शब्दों के प्रति सचेत होते जाएंगे, इम्पेकेबल बनने लगेंगे, आप पाएंगे कि सबसे पहले आपका अपना माइंड शांत होने लगा है। क्योंकि दिमाग में जो उथल पुथल है वो और कुछ नहीं, सिर्फ अनइम्पेकेबल शब्दों का शोर है। जब ये शोर कम होगा तो अंदर एक गहरी खामोशी आएगी, और उसी खामोशी में आपकी असली ताकत छिपी है। दोस्तों, ये था पहला अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों को पवित्र बनाइए। अपने शब्दों को अपना सबसे बड़ा हथियार नहीं, अपना सबसे बड़ा हीलर बनाइए। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दूसरे अग्रीमेंट की, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कैसे दूसरों की बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक हम खुद उन्हें ताकत न दें। ये अग्रीमेंट शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ अगला चैप्टर जल्द ही, सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने शब्दों की ताकत को समझा, कैसे हमारी वाणी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है, जब कोई हमें इंसल्ट करता है, जब कोई हमारी बात का गलत मतलब निकालता है, तो हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है, चुभता क्यों है, दिल टूटता क्यों है? और इसका जवाब रुइस ने दूसरे अग्रीमेंट में दिया है, जो शायद इन चारों अग्रीमेंट्स में सबसे ज्यादा लिबरेटिंग है, सबसे ज्यादा आजाद करने वाला है। वो अग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब इस लाइन को सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे ये तो इम्पॉसिबल है, कोई मुझे गाली दे और मैं उसे पर्सनली ना लूं, कोई मेरे काम की बुराई करे और मुझे बुरा ना लगे, ये कैसे हो सकता है? और दोस्तों, यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस अग्रीमेंट को लेकर। रुइस ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक पत्थर बन जाइए, भावनाहीन हो जाइए। वो कह रहे हैं कि आप ये समझ जाइए कि दूसरों की बातें असल में आपके बारे में होती ही नहीं है, वो हमेशा हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के उनके अपने बारे में होती हैं। जरा इस पॉइंट को गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी आपको देखकर कहता है कि कितना बेवकूफ लग रहा है ये। अब आपको गुस्सा आएगा, शर्म आएगी या दुख होगा? लेकिन जरा सोचिए, उस अजनबी ने आपको जिंदगी में पहली बार देखा है, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल किया है, आपके सपने क्या हैं। तो भला वो आपके बारे में कैसे कुछ बोल सकता है? असल में वो जो बोल रहा है वो आपके बारे में नहीं है, वो उसकी अपनी मन की गंदगी है, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो आप पर प्रोजेक्ट हो रही है। आप बस एक स्क्रीन बन गए हैं जिस पर वो अपनी ही फिल्म चला रहा है। रुइस इसे एक बहुत शानदार एग्जाम्पल से समझाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको कुत्ते ने काट लिया। अब क्या आप कुत्ते से पर्सनल दुश्मनी मान लेंगे? क्या आप रात भर रोएंगे कि उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ते की नेचर है काटना, या शायद वो बीमार था, डरा हुआ था। आप उसकी रिएक्शन को पर्सनली नहीं लेते। ठीक वैसे ही जब कोई इंसान आपको इमोशनल चोट पहुंचाता है तो वो भी अपनी ही नेचर के अनुसार कर रहा है, अपने डर से, अपने जहर से, अपने डोमेस्टिकेशन से मजबूर होकर। अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है तो समझ जाइए कि वो इंसान अंदर से बहुत बीमार है, और बीमार इंसान से पर्सनल दुश्मनी लेना ये कितनी समझदारी है। अब इसका दूसरा पहलू, पॉजिटिव चीजें भी पर्सनली मत लो।
हाँ दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लीजिए कोई आपकी बहुत तारीफ करता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप जैसा कोई नहीं, और आप फूले नहीं समा रहे। अब सोचिए, जिस तरह उसकी बुराई उसकी अपनी सोच का रिफ्लेक्शन थी, ठीक वैसे ही उसकी तारीफ भी उसकी अपनी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप तारीफ को पर्सनली लेते हैं तो आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि कल को वही इंसान अपना मूड चेंज करेगा और आपकी बुराई कर देगा और आप टूट जाएंगे। आप झूले पर बैठ गए, कभी ऊपर कभी नीचे। रुइज कहते हैं इस झूले से उतर जाओ, ना तारीफ को लेकर हवा में उड़ो, ना बुराई को लेकर जमीन में गड़ो। दोनों ही एक ही ट्रैप के दो पहलू हैं, दोनों ही दूसरे इंसान की माइंड की चीजें हैं, आपकी रियलिटी नहीं। और अब सबसे गहरी बात, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली सिर्फ दूसरों की बातों के लिए नहीं है, ये आपके अपने इनर जज की आवाज के लिए भी है। जब आपके अंदर से आवाज आती है कि तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू हमेशा से ऐसा ही था, तो ये आवाज भी पर्सनली मत लीजिए। ये आवाज आपकी सच्चाई नहीं है, ये वही डोमेस्टिकेशन की टेप है जो बचपन में आपके दिमाग में डाल दी गई थी और अब बार बार बज रही है। जब आप इस आवाज को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं, जब आप उसे अपनी सच्चाई मानना बंद कर देते हैं, तब आप असली मायनों में फ्री हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन सामने वाला चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, तब प्रैक्टिस में ये कैसे करना है? तो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूं। रुइस कहते हैं, हर बार जब कोई आपको हर्ट करने की कोशिश करे तो अपने दिमाग में एक सेंटेंस रिपीट कीजिए, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। बस इतना सा थॉट, बस ये 1 सेकंड का पॉज, और आप देखेंगे कि आपकी रिएक्शन का पूरा केमिस्ट्री बदल जाता है। गुस्सा पिघलकर कंपैशन बन जाता है। बेचारा कितना दुखी होगा जो ऐसा बोल रहा है। ये कंपैशन कमजोरी नहीं है, ये सुपर पावर है। एक और बेहतरीन तरीका है, इमेजिन कीजिए कि हर इंसान अपनी ही प्राइवेट मूवी में जी रहा है। उसके अपने हीरो हैं, अपने विलन हैं, अपनी कहानी है। आप उसकी मूवी में एक साइड कैरेक्टर हैं, कुछ सीन्स के लिए आए हैं। अब अगर उसकी मूवी में आपको विलन बना दिया गया है, तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, वो उसकी स्क्रिप्ट है। आप अपनी मूवी के हीरो हैं और अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, तो दूसरे की स्क्रिप्ट को अपनी जिंदगी मत बनने दीजिए। इस एग्रीमेंट का एक और बहुत प्रैक्टिकल फायदा है, आप बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। सोचिए, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी तकरारें, कितनी साइलेंट ट्रीटमेंट्स सिर्फ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और दूसरे ने पर्सनली ले लिया। पति ने कहा खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है और पत्नी ने ले लिए पर्सनली, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई कद्र नहीं, और बस वहीं से झगड़ा शुरू। अगर वो ये समझ जाए कि पति भूखा है, थका हुआ है, उसकी बात मेरे बारे में नहीं, उसके अपने मूड के बारे में है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म। ये एग्रीमेंट आपके हर रिलेशनशिप को बचा सकता है। और अब आखिरी सवाल, अगर कोई जेन्युइनली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तब क्या? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। डोंट टेक इट पर्सनली का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ टॉलरेट करते रहिए, हर इनजस्टिस चुपचाप सहते रहिए। इसका मतलब है आप उस व्यक्ति के जहर को अपने अंदर मत आने दीजिए, लेकिन साथ ही आप अपनी सुरक्षा जरूर कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, और अगर जरूरी हो तो उस इंसान से दूर हट जाइए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ये नहीं कह रहे कि तुमने जो किया ठीक किया, आप कह रहे हैं तुम्हारा जहर मैं अपने अंदर नहीं लेता और ना ही तुम्हारी मौजूदगी मुझे मंजूर है। दोस्तों, इस दूसरे एग्रीमेंट को अगर आपने सच में समझ लिया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी का 90% इमोशनल ड्रामा यूं ही गायब हो गया। क्योंकि ड्रामा होता ही तब है जब दो लोग एक दूसरे की बातों को पर्सनली लेने लगते हैं। एक बार जब आप इस साइकिल को तोड़ देते हैं, तो आप एक अलग लेवल की पीस एक्सपीरियंस करेंगे। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन बदल गई, और यही तो असली चेंज है। अगले चैप्टर में हम तीसरे एग्रीमेंट पर बात करेंगे, डोंट मेक अजम्पशंस, अटकलें मत लगाओ। कैसे हम बिना बात के अजम्पशंस करके अपनी ही जिंदगी में आग लगा लेते हैं, और कैसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछकर हम अपने सारे रिश्ते बचा सकते हैं। ये चैप्टर आपकी कम्युनिकेशन को फॉरएवर चेंज कर देगा। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 4, डोंट मेक अजम्पशंस, सवाल पूछने की हिम्मत रखो। दोस्तों, अभी तक हमने 2 बहुत पावरफुल एग्रीमेंट्स की बात की, अपने शब्दों को इम्पेकेबल रखना और किसी भी बात को पर्सनली ना लेना। अब तीसरे एग्रीमेंट की बारी है, और रुइस के हिसाब से ये एग्रीमेंट शायद सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड सफरिंग की जड़ है। ये एग्रीमेंट है, डोंट मेक अजम्पशंस, अटकलें मत लगाओ, धारणाएं मत बनाओ, बिना जाने किसी नतीजे पर मत पहुंचो।
अब आप सोचेंगे अजम्पशंस कौन सी बड़ी बात है, हम तो बस सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही बस सोच लेना हमारी जिंदगी के सबसे बड़े ड्रामास की वजह है। रुइस कहते हैं कि इंसान की टेंडेंसी होती है, हम हर चीज का मतलब निकालना चाहते हैं, हर सिचुएशन को समझना चाहते हैं, और जब हमें पूरी जानकारी नहीं होती तो हम खुद ही कहानी बना लेते हैं। और फिर सबसे खतरनाक चीज करते हैं, हम अपनी बनाई हुई उस कहानी को सच मान लेते हैं और फिर उसी झूठी कहानी के आधार पर रिएक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। जरा अपनी जिंदगी के पिछले हफ्ते को ही स्कैन कीजिए। कितनी बार आपने किसी के बारे में बिना पूछे कुछ अज्यूम कर लिया? पार्टनर ने मैसेज का रिप्लाई लेट किया, जरूर मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे मेरी कोई कदर नहीं। बॉस ने मॉर्निंग में प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं किया, लगता है मुझसे नाराज है, शायद मेरी फायरिंग होने वाली है। दोस्त ने प्लान कैंसिल कर दिया, वो अब मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और इन सब अजम्पशंस ने आपके अंदर क्या पैदा किया? एंगर, इनसिक्योरिटी, सैडनेस, जेलसी, सब नेगेटिविटी। और ये सब आपने खुद क्रिएट किया अपने ही दिमाग में। सामने वाले ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसके एक छोटे से एक्शन का इतना बड़ा रिएक्शन आपके दिमाग में चल रहा है। रुइस इस प्रॉब्लम की जड़ में जाते हैं और कहते हैं हम अजम्पशंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें चीजों को सर्टेन बनाने की आदत होती है, भले ही वो सर्टेनिटी झूठी ही क्यों ना हो। हमारे दिमाग को एम्बिग्विटी पसंद नहीं, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, पता नहीं, ये स्टेट हमारे लिए अनकंफर्टेबल है। तो हम जल्दी से एक आंसर क्रिएट कर लेते हैं, एक कहानी बुन लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ, अब मुझे पता है क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में आपको कुछ नहीं पता होता, आप सिर्फ अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप किसी मॉल में हैं और अचानक आपकी नज़र आपके पार्टनर पर पड़ती है। वो किसी दूसरे शख्स के साथ बैठकर हंस रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा? पूरी फिल्म चलने लगेगी। ये कौन है? इतना हंस क्यों रहा है? मेरे साथ तो इतना नहीं हंसता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे धोखा मिल रहा है। और आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। घर आकर लड़ाई करेंगे, एक्यूजेशंस लगाएंगे। बाद में पता चलेगा कि वो उसके कजिन थे जो सालों बाद मिले थे। अब क्वेश्चन ये है, दिन किसने खराब किया? पार्टनर ने या आपकी अपनी अजम्पशन ने? आपने अपने ही दिमाग में एक झूठी कहानी बुनी, खुद को हीरो बनाया जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और पार्टनर को विलन। पूरा ड्रामा, पूरी इमोशनल टर्मोइल, सबकी जड़ एक अजम्पशन थी। और अब सबसे पेनफुल पहलू, अजम्पशन सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं होती, हम अपने बारे में भी अज्यूम करते हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, अगर मैंने ट्राई किया तो फेल हो जाऊंगा। ये सब अजम्पशंस हैं, झूठी कहानियां जो आपने खुद बुनी हैं और खुद ही मान ली हैं। और ये अजम्पशंस ही आपकी पूरी जिंदगी की सीलिंग बन जाती हैं। आप उससे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि आपने पहले से अज्यूम कर लिया है कि ऊपर जगह नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? रुइस का जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत हिम्मत मांगता है। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछो। जब तक आपने पूछा नहीं तब तक आप कुछ नहीं जानते, और ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि आपकी अजम्पशन पूरी तरह गलत थी। उस पार्टनर से जिसने मैसेज लेट किया, पूछ कर देखिए, क्या सब ठीक है? तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। और हो सकता है जवाब आए, अरे सॉरी, ऑफिस में बहुत काम था, मैंने फोन ही नहीं देखा। देखिए, आपकी अजम्पशन थी कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, सच्चाई ये थी कि वो बस बिजी था। आपने अगर पूछा नहीं होता तो आप पूरे दिन जलते रहते और शाम को लड़ाई करते बिना किसी वजह के। रुइस कहते हैं कि सवाल पूछना एक करेज है। हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हमें डर है कि जवाब वही आएगा जिसका हमें डर है। हमें डर है कि हमारी अजम्पशन सच निकली तो हम चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच्चाई जानना बेहतर नहीं है, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो? कम से कम आपको क्लैरिटी तो होगी, आप रियलिटी के साथ डील कर पाएंगे, ना कि अपने बनाए हुए इल्यूजन के साथ। और कम्युनिकेशन में एक और बहुत बड़ी अजम्पशन होती है। हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। उसे समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर वो मुझसे सच में प्यार करता तो उसे पता होता कि मैं क्यों अपसेट हूं। ये बहुत बड़ी भूल है। कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं है। आपके पार्टनर को, आपके दोस्तों को, आपके पेरेंट्स को, किसी को भी आपके मन की बात तब तक नहीं पता चल सकती जब तक आप अपनी जुबान खोलकर साफ साफ बोले नहीं। ये एक्सपेक्टेशन कि अगर वो सच में मुझे चाहता तो समझ जाता, ये एक जाल है और इस जाल में आप खुद ही फंसते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एक अग्रीमेंट को सीरियसली ले लें, डोंट मेक अजम्पशंस, तो आपकी जिंदगी का 80% इंटरपर्सनल ड्रामा खत्म हो जाएगा।
हर बार जब आपका मन कोई नेगेटिव कहानी बुनने लगे, रुकिए और पूछिए, क्या मुझे यकीनन पता है या मैं अज्यूम कर रहा हूं? और अगर जवाब है मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो जाइए और सवाल पूछिए, क्लैरिटी मांगिए। और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आप पाएंगे कि आप जिस तूफान में डूब रहे थे वो तो एक गिलास पानी में उठी लहर थी। अगले चैप्टर में हम चौथे और आखिरी एग्रीमेंट की बात करेंगे, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट दो। ये एग्रीमेंट बाकी तीनों को प्रैक्टिकल बनाने की है। अगर आप पहले 3 एग्रीमेंट्स को समझ तो गए लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे, तो चौथा एग्रीमेंट आपका गेटवे है। तो जानने के लिए कि बेस्ट का असली मतलब क्या है और कैसे ये एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 5, ऑलवेज डू योर बेस्ट। बेस्ट का असली मतलब। दोस्तों, हम 4 एग्रीमेंट्स के सफर में अब आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। पहला एग्रीमेंट था शब्दों का इम्पेकेबल यूज। दूसरा, कुछ भी पर्सनली मत लो। तीसरा, अजम्पशंस मत बनाओ। और अब चौथा और आखिरी एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट दो। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई मोटिवेशनल कोट है जो आपने 1000 बार सुना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रुइस का ऑलवेज डू योर बेस्ट उससे बहुत अलग और बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, रुइस कहते हैं कि डू योर बेस्ट एक वेरिएबल चीज है, ये कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है। आपका बेस्ट हर दिन बदलता है, हर घंटे बदलता है। आज सुबह आपने अच्छी नींद ली है, तरोताजा हैं, आपका बेस्ट 100% है। कल रात आप बीमार थे, नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द कर रहा है, तो आपका बेस्ट सिर्फ 40% ही होगा। और रुइस कहते हैं तब भी अपना बेस्ट दो, वो 40% ही सही, लेकिन उस वक्त का पूरा 40% दो। ये बहुत ज़रूरी नुआंस है, क्योंकि हम अक्सर 2 चीज़ें करते हैं। या तो हम खुद को पुश करते हैं 100% देने के लिए जब हमारी कैपेसिटी ही 40% है, और फिर बर्न आउट हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं। या फिर हम सोचते हैं आज तो मेरा मूड नहीं है, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, और फिर कभी करते ही नहीं। रुइस का फॉर्मूला इस दोनों ट्रैप को तोड़ता है। बस इस वक्त जितना कर सकते हो उतना करो, न ज्यादा की जिद, न कम का बहाना। अब ये चौथा एग्रीमेंट इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये बाकी तीनों एग्रीमेंट्स को ग्राउंड पर उतारने का जरिया है। देखिए, बी इम्पेटेबल विद योर वर्ड बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत ट्रिगर्ड हैं, और फिर भी आप कोशिश करते हैं कि कम से कम चिल्लाएं नहीं, थोड़ा कम बोलें, शब्दों को संभाल कर बोलें, तो वो आपका आज के लिए बेस्ट है। हो सकता है आप एकदम इम्पेकेबल न बोल पाएं, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। रुइस कहते हैं अगर आप हमेशा अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपको खुद को जज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त आप जितना कर सकते थे उतना किया। यही असली सेल्फ एक्सेप्टेंस है। इनर जज को चुप कराने का यही सबसे कारगर तरीका है। सोचिए, हम ज्यादातर गिल्ट क्यों फील करते हैं? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, हमने बीच में ही छोड़ दिया, हमने लेजी किया, हमने शॉर्टकट लिया, और तब इनर जज को मौका मिलता है, देखा तूने फिर से ढिलाई की, तू कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन जब आप जेन्युइनली अपना बेस्ट देते हैं, चाहे रिजल्ट जो भी हो, तब इनर जज के पास कहने को कुछ नहीं होता। आप खुद के साथ पीस में होते हैं, और यही पीस ही तो असली गोल है ना? एक और एंगल है, ऑलवेज डू योर बेस्ट आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। आजकल की दुनिया में हम सब रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन रुइस का एग्रीमेंट कहता है रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, एक्शन तुम्हारे हाथ में है। तुम बस एक्शन पर अपना बेस्ट दो, रिजल्ट को जाने दो। अगर तुमने सिंसियरली बेस्ट दिया और फिर भी फेल हुए तो कोई गिल्ट नहीं, कोई शर्म नहीं। और अगर बेस्ट नहीं दिया और पास भी हो गए तो भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। ये फिलॉसफी जिंदगी का बोझ हल्का कर देती है। अब सवाल यह है, प्रैक्टिकली इसे कैसे अप्लाई करें? सबसे पहली चीज, दिन की शुरुआत में एक कॉन्शियस इंटेंशन सेट कीजिए। आज मैं जो भी करूंगा, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, लोगों से बातचीत हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बस इतना सा वाक्य सुबह सुबह अपने आप से बोलिए। ये आपके पूरे दिन की एनर्जी सेट कर देता है। दूसरी चीज, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। अगर आज आपका शरीर कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए, तो आराम करना ही आपका बेस्ट है। उसे गिल्टी फील करके मत कीजिए। समझिए कि रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। तीसरी चीज, दिन के अंत में एक ऑनेस्ट रिव्यू लीजिए।
सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट, क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया? अगर हाँ तो स्माइल कीजिए और सो जाइए, अगर नहीं तो खुद को कोसिए मत, बस कहिए कल मैं और अच्छा करूंगा, बिना गिल्ट, बिना सेल्फ हेट्रेड। यही तो है वो चीज़ जो हमें डोमेस्टिकेशन के जहर से बाहर निकालती है। और अब सबसे ब्यूटीफुल बात, जब आप हमेशा अपना बेस्ट देने लगते हैं तो लाइफ खुद ब खुद आपको रिवॉर्ड करती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा अपना बेस्ट दे रहा है वो स्लोली इंप्रूव कर रहा है, बिना इसकी परवाह किए कि रिजल्ट तुरंत आ रहा है या नहीं, और एक दिन वो मुकाम पर पहुंच ही जाता है। जबकि जो इंसान परफेक्शन के चक्कर में या तो बर्नआउट हो रहा है या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। इसलिए रुइस का मैसेज है, परफेक्शनिज्म को छोड़िए, अपना बेस्ट को अपनाइए। दोस्तों, ये थे चारों अग्रीमेंट्स। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक अजम्पशंस और ऑलवेज डू योर बेस्ट। लेकिन किताब यहीं खत्म नहीं होती। रुइस आगे इन अग्रीमेंट्स को और गहराई से समझाते हैं, खासकर ये कि कैसे इन्हें तोड़ने की हमारी पुरानी आदतें हमें वापस डोमेस्टिकेशन की तरफ खींचती हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द फर्स्ट अग्रीमेंट इन डिटेल, पहले अग्रीमेंट की और भी गहरी लेयर्स, और कैसे हमारे शब्द हमारी पूरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सतह छुई है, असली गहराई तो अभी बाकी है। चैप्टर 6, ब्रेकिंग ओल्ड अग्रीमेंट्स, पुरानी आदतों की जंजीरें तोड़ना। दोस्तों, अब तक हमने चारों अग्रीमेंट्स को एक एक करके समझ लिया है। सिद्धांत रूप में, इंटेलेक्चुअली शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हाँ, मुझे अब अपने शब्द संभालने हैं, पर्सनली नहीं लेना है, अजम्पशंस नहीं बनानी है और अपना बेस्ट देना है। सिंपल, राइट? लेकिन जैसे ही आप अगली सुबह उठते हैं और किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, 0.2 सेकंड में आपकी सारी विजडम गायब हो जाती है और आप वही पुराना रिएक्शन दे बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ये चारों अग्रीमेंट्स नई आदतें हैं और आपके अंदर पहले से हजारों पुरानी आदतें, पुराने अग्रीमेंट्स मौजूद हैं जो आपको बार बार पीछे खींचते हैं। रुइस कहते हैं, असली लड़ाई यही है। 4 नए अग्रीमेंट्स अडॉप्ट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हजारों पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ना। तो ये पुराने अग्रीमेंट्स हैं क्या? ये वही हैं जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। वो सारे नियम, बिलीव्स और कंडीशनिंग जो बचपन से हमारे दिमाग में डाउनलोड कर दी गई थीं। मुझे सबको खुश करना है, गलती करना बुरी बात है, लोग क्या सोचेंगे ये सबसे ज़रूरी है, मैं काफ़ी नहीं हूँ, पैसे के बिना इज्जत नहीं मिलती, अगर मैंने रिस्क लिया तो बर्बाद हो जाऊँगा। ये सब अग्रीमेंट्स हैं जो हमने कभी कॉन्शियसली साइन नहीं किए थे, लेकिन हम इन्हें रोज़ फॉलो कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये एग्रीमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। ये हमारी आदतों में इतनी गहराई तक समा गए हैं कि ये अब हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा लगते हैं। रुइस कहते हैं कि जो पुराने एग्रीमेंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो जो फियर बेस्ड हैं, डर पर आधारित। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अगर मैंने अपनी असली फीलिंग्स बताई तो लोग मुझे छोड़ देंगे। ये डर हमें हमारी असली आज़ादी से दूर रखते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सब अजम्पशंस ही तो हैं। लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्या आपको पक्का पता है? नहीं, लेकिन आपने ये पुराना अग्रीमेंट बना लिया है और इसे सच मान बैठे हैं। इस तरह चारों नए एग्रीमेंट्स आपस में इंटरट्वाइंड हैं। जब आप अजम्पशंस बनाना बंद करेंगे तो आपके पुराने फियर बेस्ड अग्रीमेंट्स अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेंगे। अब सवाल ये है कि इन पुराने अग्रीमेंट्स को प्रैक्टिकली कैसे तोड़ें। रुइस 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई पुराना अग्रीमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो शुरुआत कीजिए एक डेली ऑब्जर्वेशन के साथ। हर बार जब आप इमोशनली रिएक्ट करें, गुस्सा, डर, जेलसी, गिल्ट, तो 1 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए कि इस रिएक्शन के पीछे कौन सा पुराना अग्रीमेंट है। मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आपको बुरा लग गया। पीछे अग्रीमेंट क्या है? मेरी वैल्यू दूसरों की तारीफ पर टिकी है। ये एक झूठा अग्रीमेंट है और जैसे ही आपने इसकी पहचान कर ली, आपका आधा काम हो गया। दूसरा स्टेप है फॉरगिवनेस, क्षमा। रुइस कहते हैं कि पुराने अग्रीमेंट्स के लिए सबसे पहले खुद को माफ करना होगा, क्योंकि उन अग्रीमेंट्स की वजह से आपने अपनी ही जिंदगी में कितना कुछ बर्बाद किया है, कितने मौके गंवाए, कितने रिश्ते तोड़े, कितनी खुशियां खोई। इस सब को याद करके गिल्टी फील मत कीजिए, बस अपने आप को गले लगाइए और कहिए, मैंने वो किया जो मुझे उस वक्त सबसे सही लगा, अब मुझे बेहतर पता है तो मैं बेहतर करूंगा। ये सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, वरना गिल्ट का नया अग्रीमेंट बन जाएगा और आप उसी चक्कर में फंसे रहेंगे।
तीसरा स्टेप है एक्शन, कर्म। अवेयरनेस और फॉरगिवनेस के बाद आपको कॉन्शियसली नए एग्रीमेंट को प्रैक्टिस करना होगा। और यहाँ आता है चौथे एग्रीमेंट का कमाल, ऑलवेज डू योर बेस्ट। आपको हर बार परफेक्ट नहीं होना है। जब पुराना एग्रीमेंट एक्टिव हो, और वो होगा, बार बार होगा, तो बस इतना करना है कि उस पल में अपना बेस्ट दीजिए नए एग्रीमेंट को चुनने का। कभी आप सक्सीड करेंगे, कभी फेल करेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा अपना बेस्ट दे रहे हैं तो धीरे धीरे नया एग्रीमेंट मजबूत होता जाएगा और पुराना कमजोर पड़ता जाएगा। ये मसल बिल्डिंग जैसा है। पहले दिन आप ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके आप मजबूत बनते हैं। रुइज एक और ब्यूटीफुल बात कहते हैं, अपने पुराने एग्रीमेंट्स को एनिमी की तरह मत देखो। वो आपकी गलती नहीं है, वो आपकी परवरिश का नतीजा है। उन्होंने आपको बचपन में सरवाइव करने में मदद की होगी, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं और जो चीज़ तब ज़रूरी थी वो अब बोझ बन गई है। तो सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कहिए। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, बट आई डोंट नीड यू एनी मोर। ये एटीट्यूड आपको लड़ाई के बजाय एक पीसफुल ट्रांजिशन देगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। आज रात सोने से पहले एक पेपर निकालिए और अपने 3 ऐसे पुराने एग्रीमेंट्स लिखिए जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। फिर हर एक के सामने लिखिए कि ये सच नहीं है, और फिर लिखिए कि अब आप कौन सा नया एग्रीमेंट अपनाएंगे। मिसाल के तौर पर, पुराना एग्रीमेंट, मुझे सबको खुश करना है। नया एग्रीमेंट, मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को सबसे पहले रखूंगा और जो लोग मुझसे सच में प्यार करेंगे वो मेरी ऑथेंटिसिटी को ही पसंद करेंगे। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अगले चैप्टर में हम जाएंगे और भी गहराई में, खासकर पहले एग्रीमेंट बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड की और भी सटल लेयर्स में। कैसे हमारे शब्द स्पेल बन जाते हैं, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक क्या है, और कैसे हम दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिशियन बन सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह से शिफ्ट कर देगा, सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 7, द पावर ऑफ द वर्ड, शब्दों का जादू और काला जादू। दोस्तों, हमने पहले एग्रीमेंट को शुरू में समझा था, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, लेकिन अब रुइज इसी कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, शब्द एक जादू है, मैजिक है, और हर इंसान, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, एक मैजिशियन है। हम सब लगातार स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, अपने शब्दों के जरिए, अपनी सोच के जरिए। सवाल सिर्फ इतना है, आप व्हाइट मैजिक कर रहे हैं या ब्लैक मैजिक? अब ये सुनने में थोड़ा मिस्टिकल लगता है, लेकिन रुइज की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। व्हाइट मैजिक वो है जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल क्रिएट करने, हील करने, प्यार फैलाने और किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ब्लैक मैजिक वो है जब आप शब्दों का इस्तेमाल डिस्ट्रॉय करने, चोट पहुंचाने, जहर फैलाने और किसी की जिंदगी खराब करने के लिए करते हैं। और दोस्तों, हर बार जब आप गॉसिप करते हैं, हर बार जब आप किसी के बारे में बिना वजह जज करते हैं, हर बार जब आप खुद को कोसते हैं, आप ब्लैक मैजिक कास्ट कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, इस ब्लैक मैजिक का सबसे पहला शिकार आप खुद होते हैं। जरा सोचिए, एक माँ अपनी बेटी से गुस्से में कहती है, तू कभी किसी काम की नहीं होगी। ये क्या है? एक स्पेल, एक ऐसा स्पेल जो उस बच्ची के दिमाग में सालों तक गूंजता रहेगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करेगा। और उस माँ ने भी ये स्पेल जानबूझकर नहीं चलाया, उसकी खुद की माँ ने ये स्पेल उस पर चलाया था, और उसकी माँ पर उसकी माँ ने। ये ब्लैक मैजिक की एक ऐसी चेन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जब तक कोई उसे कॉन्शियसली तोड़ नहीं देता। इसके उलट सोचिए एक टीचर के बारे में जो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट से कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम में बहुत पोटेंशियल है, मैं देख सकता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। ये वाइट मैजिक है। इस एक वाक्य ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी, उसे हिम्मत मिली, उसने मेहनत की और सचमुच कुछ बन गया। जब वो बड़ा होकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो एक पल याद आता है जब किसी ने उस पर यकीन किया था। यही शब्दों की ताकत है। रुइज एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द वर्ड इज अ सीड। हर शब्द एक बीज है। जब आप कोई शब्द किसी के दिमाग में बोते हैं तो वो बीज स्लोली ग्रो करता है। अगर आपने प्यार का बीज बोया तो वहां प्यार का पेड़ उगेगा। अगर आपने नफरत का बीज बोया तो वहां नफरत का जंगल खड़ा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो बीज बोते हैं वो सबसे पहले आपके अपने मन की जमीन पर गिरता है। जब आप किसी और के बारे में बुरा बोलते हैं तो उस नफरत का बीज सबसे पहले आपके अपने अंदर लगता है। आपका अपना मन उस जहर को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब आप पूछेंगे कि अगर मैंने अब तक बहुत ब्लैक मैजिक किया है, बहुत गलत शब्द बोले हैं, तो क्या वापस जाया जा सकता है? और रुइज का जवाब है, हाँ, बिल्कुल।
व्हाइट मैजिक का सबसे पावरफुल स्पेल है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 वाक्य जिन्हें हवाइन प्रैक्टिस होओपोनोपोनो से लिया गया है, रुइस के हिसाब से सबसे बड़ी व्हाइट मैजिक है। जब आप सच्चे दिल से किसी से माफी मांगते हैं तो आप उस ब्लैक मैजिक स्पेल को तोड़ रहे हैं जो आपने चलाया था, और जब आप खुद को माफ करते हैं तब सबसे बड़ी हीलिंग होती है। दोस्तों, एक और बात, जो शब्द आप दूसरों से बोलते हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल वो शब्द हैं जो आप खुद से बोलते हैं, चुपचाप अपने मन में। आपका सेल्फ टॉक ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप से कहते हैं मैं बेकार हूं, दुनिया बहुत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आप दिन की शुरुआत ही ब्लैक मैजिक से कर रहे हैं और फिर पूरा दिन वैसा ही जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कहते हैं कि आज का दिन अच्छा जाएगा, मैं कैपेबल हूं, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, तो आपने व्हाइट मैजिक का स्पेल कास्ट कर लिया। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपका ब्रेन जिस चीज पर फोकस करता है वही चीज आपको हर जगह दिखने लगती है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तो अपने बायस को पॉजिटिव डायरेक्शन दे दीजिए। और अब एक चैलेंज, आज से अगले 7 दिनों तक सिर्फ 1 हफ्ते के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई भी ऐसा शब्द मत बोलिए जो किसी के खिलाफ हो, न अपने खिलाफ न किसी और के खिलाफ। अगर गलती से निकल जाए तो तुरंत रुकिए और कहिए ये सच नहीं है, मैं ये स्पेल वापस लेता हूं। देखिए 7 दिनों में आप कितना हल्का महसूस करेंगे। आपको एहसास होगा कि अब तक आप कितना जहर रोज अपने सिस्टम में डाल रहे थे, और जब जहर देना बंद करेंगे तो शरीर और मन खुद ब खुद हील होने लगेंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। ये कलेक्टिव इल्यूजन क्या है जिसमें पूरी दुनिया जी रही है, और कैसे इस ड्रीम को पहचान कर आप अपना पर्सनल ड्रीम ऑफ फ्रीडम जी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी आंखें खोल देगा। तो जुड़े रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी से। चैप्टर 8 द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। पूरी दुनिया एक सपना देख रही है। दोस्तों, अब हम किताब के एक बहुत ही फिलॉसफिकल और दिमाग खुल देने वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंच गए हैं। रुइस कहते हैं द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। सुनने में लगता है कोई साइंस फिक्शन की बात हो, लेकिन इसे समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। रुइस समझाते हैं कि हम सब, पूरी मानवता, एक कलेक्टिव ड्रीम जी रहे हैं। जैसे सोते वक्त हम व्यक्तिगत सपने देखते हैं, वैसे ही जागते हुए हम एक साझा सपना देख रहे हैं, और वो है हमारी ये दुनिया, ये सोसाइटी, ये सारे नियम कायदे, ये सारी बिलीफ्स, ये पूरा सिस्टम। जब आप पैदा हुए थे तो आपका इस कलेक्टिव ड्रीम में शामिल नहीं था। आपका अपना एक इनोसेंट माइंड था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके माँ बाप, टीचर्स, समाज, सब ने मिलकर आपको इस ड्रीम में ट्रेन कर दिया। उन्होंने आपको बताया ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। और आपने धीरे धीरे उन सब की बातें एक्सेप्ट कर ली। अब आप भी वही ड्रीम जी रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि ये एक ड्रीम है, आपको लगता है यही रियलिटी है। लेकिन रुइस कहते हैं ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, एक कलेक्टिवली अग्रीड अपॉन इल्यूजन। जरा सोचिए, पैसे को ही ले लीजिए, कागज का एक टुकड़ा जिस पर कुछ छपा हुआ है, उसकी असल वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब, पूरी दुनिया अग्री करती है कि ये कागज का टुकड़ा वैल्यूएबल है, और जैसे ही हम सब इस बात को मान लेते हैं, ये कागज सचमुच वैल्यूएबल बन जाता है। यही कलेक्टिव ड्रीम है। न हमने कभी क्वेश्चन किया, न किसी ने बताया कि ये एक अग्रीमेंट है। हम बस इसे सच मानकर जी रहे हैं। अब इसी लॉजिक को आप ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, सक्सेस की डेफिनेशन, जिंदगी जीने के तरीके, हर चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस ड्रीम का सबसे काला पहलू क्या है? रुइस कहते हैं ये एक नाइटमेयर है, एक डरावना सपना। क्यों? क्योंकि इस ड्रीम में हर तरफ फियर, जजमेंट, कंपटीशन और सफरिंग भरा हुआ है। हम सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, क्योंकि इसी को हम नॉर्मल मानते हैं। हमें लगता है दुनिया ऐसी ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रुइस कहते हैं दुनिया ऐसी नहीं है, हमने इसे ऐसा बनाया है, और जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही हम इसे बदल भी सकते हैं। कम से कम अपने लिए तो बदल ही सकते हैं। यहीं से आता है कॉन्सेप्ट द ड्रीम ऑफ फ्रीडम।
रुइस कहते हैं कि चारों अग्रीमेंट आपको इस कलेक्टिव नाइटमेयर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। जब आप अपने शब्दों के प्रति इम्पेकेबल बनते हैं तो आप इस ड्रीम की ब्लैक मैजिक में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब आप चीजों को पर्सनली लेना बंद करते हैं तो दूसरों का जहर आप तक नहीं पहुंचता। जब आप अजम्पशंस बनाना छोड़ते हैं तो आप सच्चाई के साथ जीते हैं, इल्यूजन के साथ नहीं। और जब आप हमेशा अपना बेस्ट देते हैं तो आप गिल्ट और रिग्रेट से मुक्त हो जाते हैं। ये चारों मिलकर आपको एक नया ड्रीम देते हैं, आपका अपना पर्सनल ड्रीम ऑफ हेवन, जहां आप शांति, प्यार और आजादी के साथ जी सकते हैं, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। दोस्तों, ये बहुत प्रोफाउंड बात है। इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना परसेप्शन बदलना है। जिस दिन आप इस कलेक्टिव ड्रीम को एक ड्रीम की तरह देखना शुरू कर देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट रियलिटी की तरह, उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। जैसे सुबह जागने पर आपको रात के बुरे सपने की चिंता नहीं रहती, अरे वो तो बस एक सपना था। वैसे ही जब कोई आपको जज करता है, इंसल्ट करता है, तो आप कह सकते हैं ये उनका ड्रीम है, मेरी रियलिटी नहीं। एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूं। इमेजिन कीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं और आपके सामने पर्दे पर एक फिल्म चल रही है, वही कलेक्टिव ड्रीम की फिल्म। उसमें आपको हीरो बनाया गया है या विलन या शायद एक साइड कैरेक्टर। लेकिन अब आपको एहसास होता है कि आप तो पर्दे पर नहीं हैं, आप तो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं। और तभी आपके हाथ में रिमोट आ जाता है। अब आप चाहें तो फिल्म को पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं या उठकर थिएटर से बाहर भी जा सकते हैं। यही है वो पल जब आप ड्रीम को पहचान जाते हैं। यही आजादी है। अगले चैप्टर में हम और गहराई में जाएंगे, द सेकंड अग्रीमेंट इन प्रैक्टिस, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली को जीना है, खासकर जब आपके करीबी लोग ही आपको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको इमोशनल इम्यूनिटी देना सिखाएगा, तो मिस मत कीजिए, सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। चैप्टर 9, इमोशनल इम्यूनिटी, जब अपने ही चोट पहुंचाएं। दोस्तों, दूसरा अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही मुश्किल है। खासकर तब जब चोट पहुंचाने वाला कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि आपका अपना हो, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपका सबसे करीबी दोस्त। इन लोगों की बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इनके बारे में हमने एक और अजम्पशन बना रखी है, ये तो मेरे अपने हैं, इन्हें मुझे समझना चाहिए, इन्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, इन्हें मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। और जब ये लोग हमारी इस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते तो डबल चोट लगती है। एक तो उनकी बात से और ऊपर से इस भावना से कि मेरे अपने ने ऐसा कैसे कर दिया। रुइस कहते हैं ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अपने भी उसी डोमेस्टिकेशन से गुजरे हैं, उसी कलेक्टिव ड्रीम में जी रहे हैं और उनके अंदर भी उतना ही जहर भरा हुआ है जितना किसी और के अंदर। बल्कि कई बार तो हमारे अपने ही हमें सबसे ज्यादा हर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे सबसे करीब हैं। उनके शब्दों का दायरा सीधे हमारे दिल तक पहुंचता है, लेकिन सिद्धांत वही है। उनकी बातें अब भी आपके बारे में नहीं हैं, उनके बारे में है। जब आपकी माँ कहती हैं कि तूने मेरी कभी नहीं सुनी, तू हमेशा अपनी मर्जी करता है, तो ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये उस माँ का अपना दर्द है, उसकी अपनी उम्मीदों का बोझ है, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो आप पर प्रोजेक्ट हो रही है। अगर आप ये समझ जाएं तो रिएक्शन गुस्सा नहीं होगा, कंपैशन होगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी लाइन खींचनी पड़ती है। डोंट टेक इट पर्सनली का मतलब ये नहीं कि आप अब्यूज टॉलरेट करते रहिए। अगर कोई रिपीटेडली जानबूझकर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, तो ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप इग्नोर कर दें। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है जिससे आपको अपनी रक्षा करनी है। रुइस का मैसेज है, जहर को अपने अंदर मत लो, लेकिन जहर फैलाने वाले के सामने अपने दरवाजे बंद करने का भी पूरा हक रखते हो। ये सेल्फ लव है, सेल्फिशनेस नहीं। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां चोट जानबूझकर नहीं दी गई लेकिन लग गई। पार्टनर किसी काम में बिजी था और आपको लगा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, या दोस्त ने मजाक में कुछ कह दिया जो आपके दिल पर लग गया। ऐसे में रुइस का एडवाइस है, बिना अक्यूज किए अपनी फीलिंग्स शेयर करो। ये मत कहो कि तुमने मुझे बुरा कहा, बल्कि कहो जब तुमने वो कहा तो मुझे ऐसा लगा। ये आई स्टेटमेंट है और ये सामने वाले को डिफेंसिव नहीं बनाता। यहां डोंट मेक अजम्पशंस अग्रीमेंट भी काम आता है। हो सकता है सामने वाले को पता ही ना हो कि उसकी बात से आपको चोट लगी। अपनी फीलिंग्स को ओपनली बिना शिकायत के कम्युनिकेट करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही रिश्तों को बचाता है। एक और बहुत जरूरी बात, अपने अंदर एक इमोशनल इम्यून सिस्टम बनाइए। जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ता है, वैसे ही मन का एक इम्यून सिस्टम बनाइए जो दूसरों के जहर को फिल्टर कर सके। ये इम्यून सिस्टम क्या है? यही समझ है कि मैं जो हूं, मेरी वैल्यू किसी के ओपिनियन पर टिकी नहीं है,
जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को अंदर से डिफाइन करते हैं, बाहर से नहीं, तो आप इमोशनली इम्यून बन जाते हैं। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आपका इनर पीस डगमगाता नहीं। ये बहुत ऊंची अवस्था है और ये रातों रात नहीं आती, लेकिन हर बार जब आप डोंट टेक इट पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम थोड़ा और मजबूत होता है। दोस्तों, एक बात और, कभी कभी हम खुद ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां हमें चोट लगना तय है। कैसे? एक्सपेक्टेशंस रखकर। मेरे बर्थडे पर उसे मुझे सरप्राइज देना चाहिए, उसे मेरे मूड को बिना बताए समझ लेना चाहिए। ये सब अजम्पशंस हैं और यही अजम्पशंस बाद में दुख बनती हैं। रुइस कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ही दुख की जड़ हैं। जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो वो आपको सरप्राइज भी कर सकता है, और अगर नहीं करता तो आपको दुख नहीं होता। ये बहुत लिबरेटिंग फीलिंग है, बिना एक्सपेक्टेशंस के जीना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बिना शर्तों के प्यार करते हैं। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द थर्ड अग्रीमेंट इन रियल लाइफ, कैसे अजम्पशंस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों को तबाह कर देती हैं, और सिर्फ एक छोटे से सवाल से हम कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाएगा। तो जुड़े रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिश्तों में सबसे बड़ा जहर क्या है, तो शायद आप कहेंगे झूठ, बेवफाई, पैसे की लड़ाई। लेकिन रुइस कहते हैं नहीं, इन सब की जड़ में एक ही चीज है, और वो है अजम्पशंस, अनुमान, अटकलें। अजम्पशंस एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे बिना आवाज किए आपके सबसे गहरे रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। आइए एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं। पति घर आता है, थका हुआ है, चुपचाप खाना खाता है और फोन देखने लगता है। पत्नी क्या सोचती है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा, जरूर मुझसे बोर हो गया है, शायद उसे अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर ऑफिस में किसी और से बात करता है इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा। और बस एक अजम्पशन ने पूरी रात का मूड खराब कर दिया। अगले दिन से वो भी चुप रहने लगती है, कोल्ड बिहेवियर करने लगती है। पति कंफ्यूज्ड है, इसे अचानक क्या हो गया? लेकिन वो पूछता नहीं, बल्कि वो भी अज्यूम कर लेता है, लगता है इसका मूड स्विंग्स चल रहा है, बेहतर है दूर रहूं। और एक वीक के अंदर दोनों एक दूसरे से बिना बात किए, बिना लड़ाई के इमोशनली दूर हो चुके हैं। और ये सब शुरू कहां से हुआ? एक अजम्पशन से। जिस दिन पति दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट की टेंशन में चुप था, उस दिन अगर पत्नी ने पूछ लिया होता, सुनो आज तुम बहुत चुप हो, सब ठीक है? तो जवाब मिलता, हाँ बस ऑफिस का काम है, थोड़ा स्ट्रेस है, और पूरा मैटर खत्म। लेकिन हम पूछते नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं, और अजम्पशंस पे अजम्पशंस की दीवार खड़ी कर लेते हैं, जो आखिर में एक बड़ी गलत फहमी का महल बन जाती है। रुइस कहते हैं, अजम्पशन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कम्युनिकेशन, खुलकर बात करना। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है सवाल पूछना, क्लैरिफाई करना और अपनी बात बिना डर के कहना। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें डर है कि सच्चाई हमारी अजम्पशन से भी बदतर निकली तो। हम सोचते हैं अगर मैंने पूछ लिया और उसने कह दिया कि हाँ मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा, तो मैं टूट जाऊंगा। तो हम सच्चाई जानने के बजाय अजम्पशन में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि अजम्पशन में हम खुद को बचा सकते हैं, अपनी कहानी का हीरो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक झूठा कंफर्ट जोन है। असली हिम्मत है सच जानने की, और ज्यादातर मामलों में सच आपकी अजम्पशन से बहुत कम डरावना होता है। एक और बहुत कॉमन अजम्पशन है रिश्तों में, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम्हें पता होता कि मुझे क्या चाहिए। ये एक जाल है, और बहुत सारे लोग इस जाल में फंसकर अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। दोस्तों, कोई भी माइंड रीडर नहीं है। आपकी ज़रूरतें, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये सब आपको खुद बोलकर बतानी होंगी। ये उम्मीद करना कि सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, ये सबसे बड़ी अजम्पशन है। और फिर जब वो नहीं समझता तो आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन बताते नहीं क्यों नाराज हैं। समझ जाओ कि मैं क्यों नाराज हूं। ये एक विशियस साइकिल है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, बोलिए साफ साफ, सीधे सीधे, बिना घुमाए फिराए। मुझे ऐसा लगा, मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जब कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो अजम्पशंस की कोई जगह नहीं बचती। और दोस्तों, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही नहीं, हर रिश्ते में यही चीज़ काम करती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, दोस्ती, बॉस एम्प्लॉय, हर जगह अजम्पशंस ही कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ है। एक एम्प्लॉय अज्यूम करता है कि बॉस उसकी वैल्यू नहीं करता, जबकि बॉस को पता ही नहीं कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए। एक दोस्त अज्यूम करता है कि दूसरे ने जानबूझकर कॉल नहीं की, जबकि दूसरा बीमार था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अजम्पशंस के जरिए बड़ी बन जाती हैं। रुइस का सॉल्यूशन है करेज टू आस्क, करेज टू क्लैरिफाई, करेज टू कम्युनिकेट। जिस दिन आप ये करेज डेवलप कर लेते हैं, आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगते हैं। और अब एक पर्सनल रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन,
आपके मौजूदा किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सोचिए जहां आपको लगता है कि दूरियां आ गई हैं। क्या आपने कभी बैठकर ओपनली बात की, या आप भी अपने मन में ही कहानियां बना रहे हैं? शायद आज ही एक कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए, सुनो मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ दूरी आ गई है, क्या सब ठीक है? देखिए कि एक सवाल कैसे सब कुछ बदल सकता है। यही असली पावर है तीसरे अग्रीमेंट की। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द फोर्थ अग्रीमेंट इन डेली लाइफ, ऑलवेज डू योर बेस्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें और कैसे ये एक आदत आपको बिना किसी स्ट्रेस के लगातार आगे बढ़ाएगी। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 11 लिविंग द फोर्थ अग्रीमेंट, बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ने की कला। दोस्तों, चौथा अग्रीमेंट ऑलवेज डू योर बेस्ट हमने पहले समझा था, लेकिन अब बात करते हैं कि इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे जीना है, क्योंकि ये अग्रीमेंट सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर इसे सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया जाए तो आपकी जिंदगी से स्ट्रेस, गिल्ट और रिग्रेट तीनों लगभग गायब हो जाएंगे। पहली चीज, अपना बेस्ट डिफाइन करना सीखिए, और वो भी हर दिन के हिसाब से, ना कि किसी बाहरी स्टैंडर्ड से। यही सबसे ज्यादा गलती होती है। हम अपना बेस्ट किसी और के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके तय करते हैं। उसने इतना किया तो मुझे भी इतना करना चाहिए, या हम अपने ही किसी पिछले दिन से कंपेयर करते हैं, कल तो मैंने इतना कर लिया था, आज क्यों नहीं हो रहा। ये कंपैरिजन ही स्ट्रेस लाता है। रुइस कहते हैं, आज के दिन का बेस्ट आज की कैपेसिटी के हिसाब से होगा। अगर आज आप बीमार हैं तो बिस्तर से उठकर थोड़ा सा काम कर लेना भी आपका 100% है। उसके लिए खुद को क्रेडिट दीजिए, गिल्ट मत लीजिए। ये सेल्फ कंपैशन का सबसे प्रैक्टिकल रूप है। दूसरी चीज, एक्शन और रिजल्ट को अलग कीजिए। हम अक्सर अपना बेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें रिजल्ट का डर होता है। अगर बेस्ट दिया और फिर भी फेल हो गया तो बहुत दुख होगा, तो हम आधे अधूरे मन से ही काम करते हैं ताकि बाद में खुद को बहा सकें, मैंने पूरी कोशिश नहीं की थी इसलिए फेल हुआ। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे आप कभी अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचते ही नहीं। रुइस कहते हैं, बेस्ट देने का सेटिस्फैक्शन अपने आप में एक रिवॉर्ड है, चाहे रिजल्ट जो भी आए। जब आप सच में बेस्ट देते हैं तो फेल होने पर भी एक अजीब शांति होती है। आप कह पाते हैं, मैंने जो कर सकता था किया। ये फीलिंग किसी भी एक्सटर्नल सक्सेस से बड़ी है। तीसरी चीज, बेस्ट देने को परफेक्शनिज्म से मत जोड़िए। परफेक्शनिज्म का मतलब है हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए वरना मैं फेल हूं। यह सोच आपको पैरालाइज कर देती है। आप शुरू ही नहीं करते क्योंकि शुरू करने से पहले ही आपको लगता है कि परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऑलवेज डू योर बेस्ट का मतलब है, मैं इस वक्त जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, भले ही वो परफेक्ट ना हो। ये अप्रोच आपको एक्शन में लाती है, और एक्शन ही असली प्रोग्रेस लाता है। परफेक्शनिज्म एक जेल है, डू योर बेस्ट एक आजादी है। अब सवाल यह है कि जब मोटिवेट ना हो, जब मन ना करे, तब अपना बेस्ट कैसे दें? तो दोस्तों, रुइस एक बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं। बस शुरू कर दीजिए, बस पहला कदम उठाइए, भले ही बहुत छोटा क्यों ना हो। मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का तो बस जूते पहन लीजिए, बस दरवाजे तक जाइए। अक्सर शुरू कर देने भर से मोमेंटम बन जाता है और आप करने लगते हैं। और अगर फिर भी ना कर पाए तो भी आपने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि उस वक्त आपकी इमोशनल कैपेसिटी उतनी ही थी। खुद को कोसिए मत। एक और पावरफुल हैबिट, दिन के अंत में ग्रैटिट्यूड के साथ रिव्यू कीजिए। सोने से पहले बस 1 मिनट सोचिए, आज मैंने क्या क्या किया जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। आज मैंने ऑफिस में एक मुश्किल प्रेजेंटेशन दी और घबराहट के बावजूद अपना बेस्ट दिया। या आज मैं बहुत थका हुआ था लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया। ये सेल्फ एक्नॉलेजमेंट आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत मजबूत करता है। और जहां आपको लगता है कि बेस्ट नहीं दे पाए, वहां बस ये सोचिए, कल मैं बेटर करूंगा, बिना किसी गिल्ट के। यही तो है वो साइकिल जो आपको लगातार आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, जब आप ये चारों अग्रीमेंट्स अपनी जिंदगी में उतारने लगते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है, एक ऐसी ऊर्जा जहां हर अग्रीमेंट दूसरे को मजबूत करता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम, कैसे ये चारों अग्रीमेंट्स मिलकर आपको एक पूरी स्पिरिचुअल आजादी की तरफ ले जाते हैं और कैसे आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन सकते हैं। ये किताब का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा है, तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ। चैप्टर 12 द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम, एक स्पिरिचुअल वॉरियर की राह। दोस्तों, अब तक हमने चारों अग्रीमेंट्स को समझा,
उनकी प्रैक्टिस की और उन पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने की कोशिश की जो हमें रोकते हैं। लेकिन रूइज की किताब का आखिरी और सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम। टोल्टेक क्या है? टोल्टेक प्राचीन मेक्सिको के वो वाइज टीचर्स थे जिन्होंने ये समझा कि इंसान की असली जिंदगी क्या है और कैसे हम अपने ही बनाए हुए इल्यूजन से आजाद हो सकते हैं। रूइज खुद एक टोल्टेक लीनियज से आते हैं और उनका कहना है कि ये चारों अग्रीमेंट्स सिर्फ सेल्फ हेल्प टेक्स्ट नहीं है, ये एक पूरे स्पिरिचुअल पाथ का हिस्सा है। ये बात है अपने अंदर के वॉरियर को जगाने का। अब स्पिरिचुअल वॉरियर सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन रूइज इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल रखते हैं। स्पिरिचुअल वॉरियर वो है जो अपने डर, अपनी कंडीशनिंग और अपने पुराने अग्रीमेंट्स के खिलाफ लड़ता है, हर रोज हर पल। ये लड़ाई बाहर नहीं है, ये अंदर है। बाहर का दुश्मन आपके सामने दिखता है, लेकिन अंदर का दुश्मन छुपा हुआ है। वो आपकी ही आवाज में बात करता है, वो आपके ही थॉट्स के डिस्गाइज में आता है। उसे पहचानना, उसका सामना करना और उसे हराना, यही वॉरियर का काम है। रूइज कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए 3 चीजें चाहिए: अवेयरनेस, डिसिप्लिन और विल। पहली है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक आपको पता नहीं कि आप गुलाम हैं, आप आजाद होने की कोशिश क्यों करेंगे? अवेयरनेस का मतलब है हर बार जब आप रिएक्ट करें तो पॉज करके देखें कि कौन सा पुराना अग्रीमेंट मुझसे ये करवा रहा है। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है। दूसरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। अवेयरनेस के बाद आपको डिसिप्लिन चाहिए कि आप वो पुरानी आदत को तोड़ें और नई आदत डालें। ये डिसिप्लिन बाहर से थोपा हुआ नहीं है, ये अंदर से आता है। मैं आजाद होना चाहता हूं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करूंगा। और तीसरी है विल, इच्छा शक्ति। जब आपकी अवेयरनेस और डिसिप्लिन मिल जाते हैं तो एक अटूट विल पावर पैदा होती है। फिर चाहे कितनी भी बार गिरे, आप उठेंगे और फिर से चलेंगे। अब रूइज एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द इनिशिएशन ऑफ डेथ। यह सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इसका मतलब है पुराने आप की मृत्यु। जो इंसान आप डोमेस्टिकेशन के तहत बन गए थे, वो फियरफुल, इनसिक्योर, अप्रूवल सीकिंग इंसान, उसकी मृत्यु होनी चाहिए, तभी नया आप जन्म ले सकता है। ये इनिशिएशन कोई फिजिकल डेथ नहीं है, ये एक सिंबॉलिक डेथ है, अपने ईगो की, अपनी झूठी पहचान की, अपने सारे फॉल्स बिलीफ्स की। जब आप जेन्युइनली ये चारों अग्रीमेंट्स जीने लगते हैं तो आपका पुराना सेल्फ धीरे धीरे मरने लगता है और एक नया सेल्फ, ऑथेंटिक, फियरलेस, फ्री जन्म लेता है। इस प्रोसेस में दर्द होता है, क्योंकि पुरानी आदतों को छोड़ना आसान नहीं है। आपको बार बार लगेगा कि आप फेल कर रहे हैं, कि आप वापस वहीं जा रहे हैं जहां से निकलना चाहते थे। लेकिन रूइज कहते हैं ये सब जर्नी का हिस्सा है। वॉरियर वही है जो गिरकर उठता है बार बार। हार मान लेना ही एकमात्र असली हार है। इसलिए अपने आप से पेशेंस रखिए, कंपैशन रखिए। ये कोई रेस नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? रूइज कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग इसी धरती पर। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद जाएंगे। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी अवस्था जहां आप पूरी तरह से फ्री हैं, प्यार से भरे हैं और किसी भी चीज से डरते नहीं। जहां न कोई आपको जज कर सकता है, न आप खुद को जज करते हैं। जहां आप हर पल अपना बेस्ट दे रहे हैं और हर पल जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये पॉसिबल है, और चारों अग्रीमेंट्स इसी हेवन का रास्ता है। दोस्तों, हम किताब के आखिरी चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द ड्रीम ऑफ हेवन। कैसे चारों अग्रीमेंट्स आपकी जिंदगी को लिटरली स्वर्ग बना सकते हैं और कैसे आप इसी वक्त, इसी जगह अपना स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं। तो मिस मत कीजिए सिर्फ स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी स्पिरिचुअल वॉरियर की और कैसे चारों अग्रीमेंट्स हमें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। अब रूइज आखिरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द न्यू ड्रीम, यानी हेवन ऑन अर्थ, इसी धरती पर स्वर्ग। और ये कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूइज लिटरली कहते हैं आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं इसी वक्त, यहीं पर। लेकिन इसके लिए आपको वो कलेक्टिव नाइटमेयर छोड़ना होगा जिसमें हम सब जी रहे हैं, और अपना एक पर्सनल ड्रीम ऑफ हेवन क्रिएट करना होगा। तो ये पर्सनल ड्रीम ऑफ हेवन दिखता कैसा है?
रुइस कहते हैं ये एक ऐसी जिंदगी है जहां आप हर सुबह खुशी से उठते हैं, हर रात शांति से सोते हैं, जहां आप लोगों से प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, बिना इस डर के कि वो आपको छोड़ देंगे या धोखा देंगे, जहां आप अपना काम करते हैं पूरे जुनून से बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, जहां आप खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते हैं बिना किसी क्रिटिसिज्म के, जहां आप हर छोटी चीज का आनंद लेते हैं, एक कप चाय, एक ठंडी हवा का झोंका, एक बच्चे की हंसी। ये कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, ये एक कॉन्शियस लाइफ है और यही असली स्वर्ग है। लेकिन सवाल है, क्या ये रियली पॉसिबल है? दुनिया में तो इतनी बुराई है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। रुइस कहते हैं हाँ, दुनिया में बुराई है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, ना कि बाहरी सिचुएशंस पर। एक ही बारिश में कोई भींग कर खुश हो रहा है, कोई छत ढूंढ रहा है। फर्क सिचुएशन का नहीं, परसेप्शन का है। जब आप अपने अंदर का स्वर्ग क्रिएट कर लेते हैं तो बाहर का नर्क भी आपको छू नहीं पाता। यही स्पिरिचुअल मास्टरी है। अब इस स्वर्ग को क्रिएट करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? रुइस कहते हैं हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। सुबह उठते ही 5 मिनट अपने साथ बिताओ, गहरी सांस लो और अपने आप से ये 3 वाक्य बोलो। आज मैं अपने शब्दों का इम्पेकेबल यूज करूंगा। आज मैं किसी भी बात को पर्सनली नहीं लूंगा। आज मैं कोई अजम्पशन नहीं बनाऊंगा और आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये मॉर्निंग रिचुअल आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। ये एक एंकर की तरह है जो आपको याद दिलाता रहता है कि आप कौन हैं और कैसे जीना चाहते हैं। और फिर दिन भर में जब भी आप रिएक्ट करने वाले हों, जब भी पुरानी आदत वापस आए, बस एक गहरी सांस लो और उस एंकर को याद करो। ये कोई परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। आप बार बार भूलेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन हर बार जब आप याद करके वापस आते हैं तो आप अपनी स्पिरिचुअल मसल को और मजबूत करते हैं। धीरे धीरे ये चारों अग्रीमेंट्स आपकी सेकंड नेचर बन जाते हैं। अब आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही जीने लगते हैं। दोस्तों, रुइस की ये किताब यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये एक एंड नहीं, एक बिगिनिंग है। 4 अग्रीमेंट्स कोई गंतव्य नहीं है, एक रास्ता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया मौका है इन्हें जीने का, इन्हें और गहराई से समझने का। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप सच्चे मन से लगातार ये चारों अग्रीमेंट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। आप वो आजादी एक्सपीरियंस करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। चैप्टर 14, अ न्यू बिगिनिंग, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत। दोस्तों, हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। करीब 30,000 से ज्यादा शब्दों का यह सफर, डॉन मिगेल रुइस की द 4 अग्रीमेंट्स की ये गहराई आपने पूरी की, और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देता हूं। यह आसान नहीं था, इतनी लंबी जर्नी को सुनना, समझना, अब्जॉर्ब करना, लेकिन आपने किया, और यही आपकी स्पिरिचुअल वॉरियर स्पिरिट का सबूत है। अब सवाल यह है, आगे क्या? किताब खत्म हो गई, वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन आपकी असली जर्नी अभी शुरू होती है, क्योंकि जानना और करना दोनों में बहुत फर्क है। आपने जान लिया कि चारों अग्रीमेंट्स क्या हैं, अब इन्हें जीना है, और इसके लिए मैं आपको 4 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स देता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, एक अग्रीमेंट चुनिए। चारों को एक साथ परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ओवरवेल्म हो जाएंगे। एक चुनिए, मान लीजिए डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बस इसी एक अग्रीमेंट पर फोकस कीजिए। हर बार जब कोई चीज आपको हर्ट करे तो बस यही मंत्र दोहराइए, ये मेरे बारे में नहीं, उसके बारे में है। 1 हफ्ते बाद अगला अग्रीमेंट लीजिए, धीरे धीरे चारों इंटीग्रेट हो जाएंगे। दूसरा कदम, एक जर्नल रखिए। रोज रात को सिर्फ 5 मिनट लिखिए, आज मैंने कौन सा अग्रीमेंट सक्सेसफुली अप्लाई किया, कहां मैं फेल हुआ और कल मैं क्या बेहतर करूंगा। ये जर्नल आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनेगा, आपका आईना बनेगा। लिखने से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से चेंज आता है। तीसरा कदम, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए, कोई दोस्त, पार्टनर या फैमिली मेंबर जो इसी जर्नी पर हो या जिसे आप ये किताब रेकमेंड कर सकें। आप दोनों मिलकर हफ्ते में 1 बार बात करें, क्या काम कर रहा है, कहां दिक्कत आ रही है। जब आप अकेले होते हैं तो हार मानना आसान होता है, जब कोई और भी साथ हो तो मोटिवेशन बनी रहती है। और चौथा कदम, खुद को माफ करना सीखिए। आप बार बार फेल करेंगे, ये गारंटीड है। हर बार जब आप फेल करें तो खुद को कोसिए मत, बस मुस्कुराइए और कहिए ये भी ठीक है, अभी तो सीख रहा हूं। खुद के प्रति वही कंपैशन रखिए जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए रखते हैं, क्योंकि अगर आप खुद के दोस्त नहीं बन सकते तो आप किसी और के भी नहीं बन सकते।
दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर आपके साथ ही सफर करना मेरे लिए बहुत खास रहा। उम्मीद है कि द 4 एग्रीमेंट्स की ये बातें सिर्फ आपके कानों तक नहीं रहीं, बल्कि आपके दिल और आपकी जिंदगी तक पहुंची हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है, आपकी सोच को थोड़ा भी शिफ्ट किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप सच में केयर करते हैं, क्योंकि हो सकता है यही वो चीज हो जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे जरूरी, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है उन लोगों की जो जिंदगी को और गहराई से जीना चाहते हैं, जो किताबों के जरिए अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई सोच, एक नई कहानी, बस आपके लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग किताब मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने शब्दों का ख्याल रखिए, और याद रखिए, जिंदगी वो नहीं जो आपके साथ होती है, जिंदगी वो है जो आप उसके साथ करते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपना बेस्ट